टांगों के बीच बने रैशेस पर हाथ लगते ही आरोही दर्द और भय से कांप उठी। वचन दीजिए, आप विदाई जल्दी करेंगे, उसने अद्वैत की गर्दन में बाहें डालते हुए नम आंखों से पूछा। तो कमरा अद्वैत के कहकों से गूंज उठा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खास हो कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून तुमसे विवाह करेगा? मुझे तुम्हारा फिगर अच्छा लगा था, इसीलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तुम जैसी संस्कारी लड़कियां बिना विवाह के कहाँ मानती हैं? उसका लहजा जहर से भरा था। तो ये विवाह आपके लिए मजाक था? मजाक नहीं, टिकट यहाँ जाने की। वो बेशर्मी से उसकी टांगों पर हाथ फेरने लगा तो आरोही ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और वहाँ से भाग निकली। अहंकार की आग में जलते अद्वैत ने उसे 7 महीने बाद ढूंढ निकाला, मगर उस वक्त उसके पेट में अद्वैत का पेशानी पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थीं। हालांकि दोपहर की गर्मी से ज़्यादा उसके दिल में उठने वाले भय उसे बेचैन कर रहा था। काला दुपट्टा ओढ़े, सारे सर को ढककर लपेटे हुए आरोही बार बार नज़रें उठाकर इधर उधर देखती, फिर घबरा कर झुका लेती। हर गुजरता हुआ व्यक्ति उसे यूँ महसूस होता जैसे वो उसी को देख रहा हो, जैसे अभी भी उसके पिताजी को फ़ोन कर देगा और अगले ही पल सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने बेइख्तियार अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली। दिल लगातार यही कह रहा था कि वापस चली जाओ, अभी भी समय है, मगर अगले ही पल दिमाग में वो तमाम रातें घूम जाती जब वो खामोशी से अपने कमरे में रोती रही थी, ये सोचते हुए कि शायद उसके भाग्य में विवाह नाम की कोई चीज़ लिखी ही नहीं। दोनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मगर उसके भविष्य का जिक्र आता तो हर बार यही कहा जाता, अभी जल्दी क्या है? अचानक एक कीमती गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ तो ड्राइविंग सीट पर बैठा अद्वैत संजीदा लहजे में बोला, जल्दी बैठो, कोई देख लेगा। वो बेहद आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व का स्वामी था। आरोही ने एक पल इधर उधर देखा, फिर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर बैठ गई। गाड़ी चंद पल में सड़कों पर रवाना हो चुकी थी। दोनों के बीच चंद पल खामोशी रही। फिर आरोही ने हिम्मत करके धीमी आवाज़ में पूछा, हम कहाँ विवाह करेंगे? अद्वैत ने नज़रें सड़क पर रखते हुए जवाब दिया, मेरे फार्म हाउस पर, सब प्रबंध वही है। आरोही का दिल जैसे एकदम धड़का। घर में? आपने किसी को बताया? अद्वैत ने हल्का सा रुख मोड़ कर उसे देखा। तुमने बताया? आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर घर में किसी को पता चल जाता तो वो मुझे मार डालते। उसकी आवाज़ लरस गई। फिर वो चंद पल खामोश रही, जैसे अपने ही दिल से लड़ रही हो। अद्वैत, क्या मैं सही कर रही हूँ? माता पिता मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? अद्वैत ने नहायत विश्वास से मुस्कुराकर कहा, उनका नाराज़ होना बनता ही नहीं। मेरे पास धन है, इज्जत है, नाम है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने एक बिजनेस टाइकून से विवाह किया है तो वो नाराज़ नहीं बल्कि तुम्हारी पसंद पर गर्व करेंगे। आरोही ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, मगर मुझे लगता है उनकी अनुमति के बिना मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे लिए बाकायदा रिश्ता भेज दें, फिर हम शादी कर लेते हैं। ये सब मुझे बहुत भीत कर रहा है। उसने अपनी कांपती उंगलियां मजबूती से भींच लीं। अद्वैत ने एक गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले ही इस सवाल के लिए तैयार हो। मेरे पास इतना समय नहीं है आरोही, मुझे कुछ दिन में विदेश जाना है। मैं चाहता हूँ जाने से पहले तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं ये खतरा नहीं ले सकता कि मेरे वापस आने तक कोई और तुमसे विवाह कर ले। आरोही ने तुरंत नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा नहीं होगा, मेरे घर वाले इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं करेंगे। उसकी आंखें नम हो गईं। उन्हें तो मेरे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इस एक वाक्य में बरसों की खामोशी की शिकायत छुपी हुई थी। अद्वैत ने गौर से उसकी तरफ देखा था। वो कितनी मासूम और कम उम्र थी, लेकिन उसकी बातों में बुरी तरह फंस गई थी। वो नज़र अजीब थी, बहुत गहरी, बहुत रहस्यमयी, जैसे वो आरोही के चेहरे को नहीं बल्कि किसी सपने को देख रहा हो। उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी जिसे आरोही प्रेम समझ बैठी, मगर उस मुस्कुराहट की तह में कुछ ऐसा था जिसे वो पढ़ ना सकी। तुम बहुत मासूम हो आरोही,
उसने नर्म लहजे में कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि दुनिया कितनी निर्दयी है। अगर आज मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ूं तो कल कोई और तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला कर देगा। आरोही खामोश हो गई। उसके दिल में एक तरफ माँ की सूरत उभर रही थी, दूसरी तरफ पिता का चेहरा, और उन दोनों के बीच बैठा ये व्यक्ति लगातार ऐसे शब्द बोल रहा था जो हर पल उसके भय को कम और उसके फ़ैसले को मजबूत करते जा रहे थे। उसे पता ही ना हुआ कि वो कब अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ सोचने लगे। वो सिर्फ इतना जानती थी कि सामने बैठा ये व्यक्ति हर सवाल का जवाब रखता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि कुछ लोग जवाब नहीं देते, सिर्फ ऐसे सपने दिखाते हैं जिसकी कीमत इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी से चुकाता है। और अद्वैत की नज़रें बार बार उसके चेहरे पर उसी तरह ठहर रही थीं जैसे वो किसी मासूम दिल को नहीं बल्कि अपनी बहुत सच्ची समझी चाल को सफलता होते देख रहा हो। एक लंबी यात्रा तय करके वो फार्म हाउस पहुँच गए। आलिशान फार्म हाउस का मुख्य द्वार खुला तो आरोही ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। कदम जैसे अपने भर से ज़्यादा भारी हो गए थे। अद्वैत प्रशांत अंदाज में उसके साथ अंदर दाखिल हुआ, जबकि आरोही की नज़रें हर तरफ घूम रही थी। विशाल ड्राइंग रूम में पहले ही कुछ आदरणीय व्यक्ति खामोशी से बैठे थे और एक और शुभ वस्त्र पहने पंडित जी माला हाथ में लिए संजीदगी से उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। इतने अजनबी चेहरों को एक साथ देखकर आरोही के अस्तित्व में कपकपी दौड़ गई। उसने बेख्तियार अद्वैत की कलाई मजबूती से थाम ली। उसकी उंगलियों की पकड़ में छुपा भय सिर्फ महसूस हो रहा था। अद्वैत ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, घबराओ मत, सब ठीक होगा। वो उसे अपने साथ लिए सीधा सोफे तक आया और दोनों साथ बैठ गए। अभी वो बैठे ही थे कि अद्वैत ने सामने खड़े अपने खास आदमी रामू की तरफ देखा। क्या स्थिति है? रामू ने आदर से सर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, सब प्रबंध पूरा है, विवाह के कागजात तैयार हैं, सभी विवरण बाहर दिए गए हैं, सिर्फ आप दोनों की वजह से और हस्ताक्षर बाकी हैं, और ऊपर आपका कमरा भी आपके आदेश के अनुसार तैयार कर दिया गया है। किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। अद्वैत ने संक्षिप्त से सर हिलाया जैसे यही जवाब सुनने की अपेक्षा थी। फिर उसने रुख पंडित जी की तरफ किया। पंडित जी, अनुमति है, विवाह रस्म शुरू कीजिए। पंडित जी ने चंद पल खामोश रहकर दोनों को देखा, फिर संजीदगी से बोले, बेटी, लड़की का कन्यादान करने वाला माता पिता कहाँ है? विवाह में उनकी उपस्थिति, ये कम से कम उनकी अनुमति ज़रूरी समझी जाती है। अद्वैत के चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट न आई। उसने नहायत विश्वास से जवाब दिया, शायद आपको ये कम उम्र लग रही है, मगर ये 20 साल की वयस्क लड़की है, अपना फ़ैसला खुद कर सकती है, इसकी अनुमति मौजूद है, आप विवाह की रस्में पूरी करें। पंडित जी ने एक पल के लिए नज़रें झुका लीं। उनके चेहरे पर हल्की सी सोच उभरी। फिर उन्होंने खामोश बैठी आरोही को देखा। वो दोनों हाथ अपनी गोद में भींचे हुए थी, सर झुका हुआ था और आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। पंडित जी की आवाज़ नर्म हो गई, बेटी, सोच समझ कर जवाब देना, किसी का दबाव तो नहीं। आरोही ने आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर आवाज़ फिर भी कांप गई। नहीं। पंडित जी ने दोबारा पूछा, गुड़िया, क्या तुम अपनी खुशी और मर्ज़ी से अद्वैत से विवाह कर रही हो? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। माँ का चेहरा, पिताजी का शांत स्वभाव, अपना घर, सब एक पल में उसकी नज़रों के सामने से गुजर गया। उसके होंठ कांपे, आंसू गाल पर बह निकले। फिर उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, जी, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। पंडित जी ने खामोशी से सर हिलाया और मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प भवन अग्नि की समाक्ष करवाया। आरोही से 3 बार स्वीकृति ली गई और फिर हस्ताक्षर करवाए गए। अब उन्होंने रुख अद्वैत की तरफ किया। अद्वैत, क्या आप आरोही को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अद्वैत ने बिना किसी झिझक के संजीदगी से जवाब दिया, जी, स्वीकार है। चंद औपचारिक रस्में पूरी हुईं। दोनों ने विवाह के कागजात पर हस्ताक्षर किए। साक्षियों ने भी अपने हस्ताक्षर किए और पंडित जी ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठा दिए। आरोही खामोश बैठी रही। उसके आंसू लगातार बहते रहे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। पूजा समाप्त हुई तो अद्वैत ने कुर्सी से उठते हुए एक सेविका को इशारा किया, इन्हें ऊपर ले जाओ, आराम करेंगे। सफ़ेद वस्त्र में सज्जित सेविका तुरंत आगे बढ़ी।
आइए बिटिया। आरोही ने एक आखिरी बार भराई हुई आंखों से अद्वैत को देखा। शायद दिल के किसी कोने में ये आशा भी थी कि वो उसे रोक कर कहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं, अब सब मैं संभाल लूँगा। मगर अद्वैत सिर्फ खामोश खड़ा उसे जाते देखता रहा। आरोही ने नज़रें झुका ली और आहिस्ता आहिस्ता सेविका के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई, जबकि नीचे खड़ा अद्वैत चंद पल तक उसी दिशा में देखता रहा। उसके चेहरे पर उभरने वाली हल्की सी रहस्यमयी मुस्कुराहट बता रही थी कि शायद उसने सिर्फ एक विवाह नहीं किया, बल्कि अपनी किसी बहुत बड़ी और छिपी चाल का पहला चरण सफलता से पूरा कर लिया था। वो कमरे में दाखिल हो गई थी, लेकिन अब कमरे के ऐन मुख्य में खड़ी आरोही की नज़रें आश्चर्य से हर तरफ घूम रही थी। बिस्तर पर ताज़ा फूल बिखरे हुए थे। पर्दे से लेकर दीवारों तक हर चीज़ को इस अंदाज में सजाया गया था कि जैसे किसी दुल्हन का स्वागत होने वाला हो। उसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज़ हो गई। उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे में जकड़ लिए। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या आज ही? इस विचार ने उसके अस्तित्व में कपकपी दौड़ा दी। वो भी उसी उलझन में खड़ी थी कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अद्वैत अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और खामोशी से चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा। आरोही तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। कमरा इस तरह क्यों सजाया गया है? अद्वैत के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो उसके करीब आया और नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तुम मेरे विवाह की सूत्र में आई हो आरोही। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें महसूस हो कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन है, इसलिए ये सब करवाया। आरोही ने तुरंत अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ा लिया। उसकी नज़रें लगातार झुकी हुई थीं। देखिए अद्वैत, मैंने सिर्फ आपके साथ विवाह के वचन लिए हैं, अब आप मुझे घर छोड़ दें। उसने बेचैनी से घड़ी की तरफ देखा। मैं माँ से झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं मीना के घर जा रही हूँ। 1 घंटा गुजर चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। माँ ने साफ कहा था कि 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना। अगर मैं ना पहुंची तो वो परेशान हो जाएंगी। अद्वैत ने उसकी बात पूरी होने दी, फिर नहायत धीमे लहजे में बोला, मेरी जान, अभी तो उसका कोई संभावना नहीं। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो एकदम और करीब आया। आज तुम मेरी पत्नी बनी हो। मैं इस पल को कितने समय से इंतज़ार कर रहा था। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम पूरी तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी रगों में समाना चाहता हूँ। आरोही के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत एक कदम पीछे हट गई। ऐसी बातें मत कीजिए अद्वैत। उसकी आवाज़ कांप उठी थी। मैं अब आपकी पत्नी हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरा आदर कीजिए। मेरी इज़्ज़त अब आपके हाथ में है। चंद लम्हों तक अद्वैत खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आरोही ने तुरंत नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप पर ख़ुद से ज़्यादा विश्वास है, वरना मैं कभी अपने घर से ना निकलती। मगर मेरा माता पिता की इज़्ज़त भी मेरे लिए सब कुछ है। अगर आज उन्हें मेरे बारे में कुछ गलत पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। मैं उनसे प्रेम भी करती हूँ और आपसे किया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस मुझे आज घर जाने दें, फिर आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। अद्वैत के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। उसकी आंखों की नरमी एक लम्हे में सर्द हो गई। उसने चंद लम्हे खामोश रहकर आरोही को देखा, फिर बेहद सपाट लहजा में बोला, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता की इज़्ज़त ही सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर एक काम करते हैं। आरोही ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा कि क्या मतलब? अद्वैत ने कंधे सीधे किया और बिना किसी भावना के कहा, मैं अभी इसी वक्त तुमसे विवाह विच्छेद कर लेता। यह रिश्ता यहीं समाप्त कर देते हैं। फिर ना तुम्हें किसी से झूठ बोलना पड़ेगा, ना ही किसी की इज्जत की चिंता रहेगी। तुम वापस अपने घर चली जाना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये शब्द आरोही पर बिजली बनकर गिरे थे। उसकी सांस जैसे सीने में ही रुक गई थी। वो चंद पल साकित खड़ी उसे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सर झुक गया। आंसू एक एक करके फर्श पर टपकने लगे। वो उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए और उसके करीब हो गई। जब अद्वैत उसकी हर हरकत देख रहा था, उसने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा था, जहां स्पष्ट भय और डर महसूस हो रहा था। अगले ही पल अद्वैत ने उसकी कमर में हाथ डाला और
और धीरे धीरे उसकी सांसें छीननी शुरू कर दी। वो घबरा कर उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी, मगर अब अद्वैत को किसी की चिंता नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उससे संतुष्ट हो रहा था और वो खामोशी से खड़ी उसकी हर मर्यादा हीनत बर्दाश्त कर रही थी। वो अब उसे अपनी बाहों में उठाए सीधा बेड की तरफ बढ़ गया था और वो लज्जा से आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि अद्वैत अब उसे हर मर्यादा से आज़ाद करता जा रहा था। 1 घंटे बाद कमरे में अब ऐसी खामोशी फैली हुई थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। आरोही बिस्तर के किनारे बैठी थी, दोनों हाथों से चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटे हुए। उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि वो अब अपने होश में नहीं है। नज़रें फर्श पर जमी महसूस हो रही थी। उसकी पलकें लगातार भीग रही थी, जैसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रही हो कि चंद घंटों में उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। अद्वैत बेफिक्री से बेड की पुष्ट से टेक लगाए सिगरेट फूंकते हुए उसे देख रहा था, जैसे उसके सामने बैठा व्यक्ति नहीं बल्कि कोई सफल सौदा हो। आरोही ने टांगों के बीच बने रैशेस पर हाथ लगाते ही जलन से आंखें बंद की और फिर हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द भी था और एक आखिरी आशा भी। कांपती हुई आवाज़ में बोली, वचन दीजिए आप मेरी विदाई जल्दी करेंगे। मैं चाहती हूँ सब कुछ इज़्ज़त के साथ हो। मैं अपने माता पिता के सामने सर उठाकर खड़ी होना चाहती हूँ। हम दोनों रिश्ते का आगाज़ कर चुके हैं, अब कदम पीछे लेना मेरे बस से बाहर है। ये कहते हुए उसकी आंखों से 2 बड़े आंसू छलक गए। अद्वैत ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अचानक ज़ोर से हंस पड़ा। उसका कहकहा पूरे कमरे में गूंज गया था। आरोही का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। तुम्हें वास्तव में लगता है, वो हंसी दबाते हुए बोला, कि तुम इतनी खास हो कि अद्वैत जैसा बिजनेस टाइकून तुमसे विवाह करेगा? आरोही ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या मतलब? उसके होंठ लरसने लगे। अद्वैत की आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जिसने उसे घर से निकलने पर आमादा किया था। वहाँ सिर्फ सर्द महरी और अहंकार था। मुझे तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा फिगर पसंद आया था, इसलिए तुमसे दोस्ती की। लेकिन तुम जैसी संस्कारी लड़कियां बिना विवाह के किसी बात पर आमादा नहीं होती, इसलिए विवाह की रस्म करनी पड़े। उसके लहजे में ऐसा जहर था कि हर शब्द आरोही के दिल में पेवस्त होता चला गया। आरोही के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। तो ये विवाह आपके लिए मजाक था? उसकी आवाज़ टूट गई। अद्वैत के होंठों पर एक मकरूसी मुस्कुराहट उभरी। मजाक नहीं, वो आहिस्ता से बोला, एक टिकट। आरोही की सांस रुक गई। किस चीज़ का टिकट? अद्वैत ने मान्यपूर्ण अंदाज में उसे देखा और उसकी टांग पर हाथ फेर कर बोला, इस चीज़ का। और फिर एक बेबाक कहकहा लगाया। इस एक वाक्य ने उसके अस्तित्व में भय की एक लहर दौड़ा दी कि उसकी उंगलियां कांपने लगी थी। उसने अपनी चादर एक तरफ की और उसकी तरफ रुख किया। वो जो अपनी ही धुन में सिगरेट फूंक रहा था, उसके करीब होकर आरोही ने पूरी शक्ति से उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अब समझ आई है मुझे। उसकी आवाज़ रोने से भारी हो चुकी थी। आप मुझे इस तरह क्यों देखते थे जैसे मैं टच वास्तु हूँ? आपने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। भगवान इसका बदला आपसे हर कीमत पर लेगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति प्रेम के गीत गा रहा था, अचानक उसका ऐसा अहंकारी चेहरा देखने को मिलेगा। अद्वैत चंद लम्हे खामोशी से उसे घूरता रहा, मगर आरोही अब एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने चादर अपने गिर्द और मजबूती से लपेटी, आंसू साफ करने की कोशिश भी नहीं की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ ने जैसे अद्वैत को चंद लम्हों में वास्तविकता में वापस धकेल दिया। वो एक झटके से सीधा हुआ। चेहरे पर पड़ा थप्पड़ अब भी जल रहा था। उसने बेख्तियार अपने गाल पर हाथ फेरा, फिर उसकी आंखों में ऐसी कपतनाक चमक उभरी कि चेहरा क्रूर दिखाई देने लगा। हिम्मत कैसे हुई इसकी? वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया और अगले ही पल लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ लगभग दौड़ते हुए उतरकर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सोफे के करीब बैठे रमू तुरंत अपने से खड़ा हो गया। अद्वैत ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर आरोही कहीं दिखाई ना दी। उसका धैर्य टूट गया। वो लड़की अभी यहाँ से कहाँ गई है? आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि रमू एक लम्हे को सहम गया। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। जी मालिक, अभी चंद मिनट पहले गई है। बहुत रो रही थी। जब कुशल मंगल तो है ना सब? अद्वैत ने गुस्से में मुट्ठियाँ भींच लीं। कुशल मंगल? वो तंजन हंसा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। रामू, मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात तक करने की हिम्मत नहीं की, और उस लड़की ने, उसने गुस्से से करीब पड़ी मेज़ पर मुक्का मारा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा।
ऐसी मिसाल बनाऊंगा कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन के इसे एक थप्पड़ पर पछताए। ढूंढो उसे, जहाँ भी हो, मुझे चाहिए। रामू ने तुरंत कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर फिर सावधानी से बोला, मालिक, पहले एक ज़रूरी बात सुन लें। अद्वैत ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। अब क्या है? रामू ने हाथ में पकड़ा मोबाइल आगे बढ़ाया। घर से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बड़ी माँ ने कई बार कॉल की है। उन्होंने कहा आपसे तुरंत बात कराई जाए, वरना वो खुद आपसे मिलने आ जाएंगी। अद्वैत ने झंझलाकर माथे पर हाथ फेरा। ये भी अभी होना था। फिर अचानक पूछा, क्या वो तीर्थ यात्रा से वापस आ गई हैं? रामू ने हाँ में सर हिलाया। जी मालिक, आज सुबह ही पहुंची हैं। अद्वैत ने एक गहरा सांस लिया और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर सर्द लहजे में बोला, ठीक है, जाने दो उस संस्कारी लड़की को। घर पहुंचकर ऐसा खेल खेलूँगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहले बड़ी माँ से बात कराओ। रामू ने तुरंत नंबर मिलाया और मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। पहली ही घंटी पर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। प्रणाम बड़ी माँ। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ बड़ी माँ ने नाराज़गी भरी आवाज़ में कहा, कल्याण हो, आखिर कहाँ हो तुम? ज़रा सा भी ध्यान नहीं है तुम्हें? मैं इतने दिन बाद वापस आई हूँ, पूरा परिवार घर पर एकत्रित है, तुम्हारे चाचा बुआ सब मौजूद हैं और सिर्फ तुम गायब हो। अद्वैत ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए बोला, बस बड़ी माँ, एक ज़रूरी काम में फंस गया था, निकल ही रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बड़ी माँ ने तुरंत अगला सवाल किया, रामू बता रहा था तुम फार्म हाउस पर हो, सब कुशल मंगल तो है? ये सुनकर अद्वैत की नज़रें तुरंत रामू पर उठी। उसने ऐसी तीखी नज़रों से उसे देखा कि रामू ने बेइख्तियार नज़रें झुका ली, मगर अगले ही पल अद्वैत ने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, जी सब कुशल है, बस एक व्यवसाय से संबंधित ज़रूरी मामला था, इसलिए आना पड़ा। बड़ी माँ की आवाज़ अब पहले से हल्की हो गई। अच्छा जल्दी आ जाओ, और हाँ, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। किस बात के लिए? अब क्या फ़ैसला कर लिया आपने? दूसरी तरफ से प्रसन्नता से भरी आवाज़ आई, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देख कर आई हूँ, इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। अब तुम इनकार नहीं करोगे, क्योंकि इस बार फ़ैसला मैं कर चुकी हूँ। अद्वैत के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, घर आकर चैन से बात करते हैं, अभी वास्तव में एक ज़रूरी काम में हूँ, रात तक उपस्थित हो जाता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देर मत करना। बड़ी माँ ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कॉल ख़त्म होते ही अद्वैत ने आहिस्ता से मोबाइल रामू की तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर गुस्सा पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। वो खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी मगर खौफनाक आवाज़ में बोला, अब दो खेल एक साथ खेलने होंगे रामू। जबकि रामू अपनी आंखें झुका गया था। शाम ढल चुकी थी जब 3 काले रंग की कीमती गाड़ियां मोहल्ले की तंग गली में आकर रुकी। मोहल्ले वाले हैरानी से घरों से बाहर निकल आए। इतनी बड़ी गाड़ियों का इस इलाके में आना मामूल की बात नहीं थी। अगले ही पल अद्वैत दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। उसके पीछे 4 शास्त्र गार्ड भी खामोशी से खड़े हो गए। अद्वैत ने एक सरसरी नज़र घर पर डाली, फिर सीधा दरवाजे तक पहुंचकर ज़ोर से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो सामने रोहित खड़ा था। जी, किससे? उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अद्वैत ने उसे कंधे से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। रोहित लड़खड़ा गया, अरे तुम कौन हो? उसके पीछे गार्ड भी अंदर आ गए। घर का माहौल एक ही लम्हे में भय से भर गया। आवाज़ें सुनकर रमेश जी, सुनीता जी और घर के दूसरे सदस्य भी बाहर आ गए। अद्वैत ने पूरे हॉल पर एक नज़र दौड़ाई और नहायत सर्द लहजे में कहा, आरोही को बुलाओ, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। इस एक वाक़ये ने जैसे पूरे घर की सांस रोक दी। सुनीता जी बेयकीनी से उसे देखती रह गईं, फिर घबरा कर आगे बढ़ीं। क्या कहा तुमने? कौन सी पत्नी? अद्वैत ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आरोही मेरी पत्नी है, आज हमारा विवाह हुआ है, उसे बुला दें, हम घर जा रहे हैं। सुनीता जी का रंग पीला पड़ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? आरोही तो घर आई ही नहीं। सुबह मीना के घर जाने का कहकर निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। तुम कौन हो और मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहे हो? अद्वैत ने आहिस्ता से अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, तय किया हुआ कागज़ निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये देख लीजिए। रमेश जी ने कांपते हाथों से विवाह प्रमाण पत्र पकड़ा। जैसे जैसे उनकी नज़रें उस पर लिखी इबारत और आखिर में आरोही के हस्ताक्षरों तक पहुंची, उनका हाथ बुरी तरह लरज़ने लगे। हे भगवान, उनके होंठों से बेइख्तियार निकला। रोहित गुस्से से आगे बढ़ा और कागजात उसके हाथ से छीनने की कोशिश करते हुए बोला, ख़बरदार, मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा तो अच्छा नहीं होगा। अद्वैत ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे सर्द नज़रों से देखा। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा,
वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। उसे बुला दो। रोहित ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच लीं। मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। अद्वैत की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। या तो तुम लोग उसे छुपा रहे हो या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती इस घर में रोका गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुनीता जी रोती हुई इसके सामने आ गई। बेटा, भगवान का वास्ता है, हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालो। हमें वास्तव में नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर पता होता तो हम खुद उसे ढूंढ रहे होते। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। घर के हर सदस्य के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, विशेषकर इसलिए क्योंकि अद्वैत के साथ आए गार्ड शास्त्री के साथ थे। अद्वैत ने गर्दन मोड़कर अपने आदमियों को इशारा किया, पूरा घर देखो। अगले ही पल वो लोग अलग अलग कमरों की तरफ बढ़ गए। रोहित ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर एक गार्ड ने उसे रास्ते से हटा दिया। कुछ मिनट बाद सब वापस आ गए। एक ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, मालिक घर में नहीं है। अद्वैत चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसने नज़रें सुनीता जी पर जमाई। आज नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा। अगर आरोही तुमसे संपर्क करे तो उसे साफ साफ कह देना कि मुझसे छुपकर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने विवाह के कागजात दोबारा अपनी जेब में रखे, मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। उसके गार्ड भी उसके पीछे निकल गए। चंद लम्हों बाद गाड़ियों का काफिला गली से गायब हो चुका था, मगर घर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैल गया था जैसे कोई क़यामत गुजर चुकी हो। रमेश जी सोफे पर बैठे ही दोनों हाथों से अपना सर थाम कर रह गए। सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि रोहित की नज़रें अब भी दरवाजे पर जमी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उभर रहा था, आखिर आरोही कहाँ थी और उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। समय की रफ्तार न कभी थमी है और ना ही कभी थम पाएगी। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में बदलते जा रहे थे। 7 महीने गुजर चुके थे मगर वो एक थप्पड़ को भी अद्वैत के दिमाग पर ताज़ा निशान की तरह मौजूद था। वो अपने विशाल कार्यालय में कुर्सी से टेक लगाए बैठा था, मगर उसके चेहरे पर वही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जो पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रही थी। उसके सामने फ़ाइलों का ढेर रखा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार एक ही बिंदु पर जाकर रुक जाती थीं। उसने देश के कई शहरों में अपने आदमी भेजे, प्राइवेट एजेंसीज़ की मदद ली, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल किया जो पैसे के लिए किसी का भी सुराग लगा लेते थे। मगर आरोही को जैसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। उसका गुस्सा अब सिर्फ उस लड़की पर नहीं रहा था, बल्कि अपनी विपालता पर भी था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसका अहंकार को इस शिद्दत से ज़ख्मी किया था कि वो हर रोज़ खुद को पराजित महसूस करता था। उसने मुट्ठी भींच कर मेज़ पर मारी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ। अनुमति मिलते ही रामू अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मोटी फ़ाइल थी। वो खामोशी से आगे बढ़ा और फ़ाइल मेज़ पर रखते हुए बोला, मालिक इस पर हस्ताक्षर कर दें, आज ही आगे भिजवानी है। अद्वैत ने फ़ाइल खोली, कुछ पन्नों पर नज़र दौड़ाई, फिर कलम हाथ में लेते अचानक रुक गया। उसने नज़रें उठाकर रामू को देखा। कुछ पता चला आरोही का, या अब भी सिर्फ कोशिशें ही कर रहे हो? रामू ने नज़रें झुका ली। मालिक पूरी कोशिश जारी है, हमारे आदमी अलग अलग शहरों में भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं मिली। अद्वैत ने कलम ज़ोर से मेज़ पर फेंक दिया। मुझे कोशिशों से नफ़रत है रामू, मुझे परिणाम चाहिए। 7 महीने हो गए हैं, एक लड़की तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम मेरे सबसे योग्य व्यक्ति हो, इसलिए अब तक मेरे साथ खड़े हो, वरना तुम्हारी ये विपालता किसी और की होती तो अब के कार्यालय से बाहर होता। रामू खामोशी से खड़ा सुनता रहा। मालिक मैं पूरी ईमानदारी से लगा हुआ हूँ, यकीन करें जैसे ही कोई सुराग मिलेगा सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, रामू अगर जल्दी से उस लड़की का पता ना चला तो एक दिन तुम खुद मेरे क्रोध की जद में आ जाओगे, और तुम जानते हो मैं धमकियाँ नहीं देता, मैं कर दिखाता हूँ। फिर मुझसे मत कहना कि मालिक आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रामू ने तुरंत सर झुका लिया। जी मालिक, समझ गया। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी रही। फिर अद्वैत ने सामान्य रूप से फ़ाइल बंद की और जैसे अचानक कोई बात याद आ गई हो, यूँ ही पूछा, हाँ एक बात पूछनी थी। कल रात फार्म हाउस के चौकीदार का फ़ोन आया था, कह रहा था तुम आजकल अक्सर वहाँ जा रहे हो, सब कुशल मंगल है? सवाल सुनते ही रामू के चेहरे का रंग एक लम्हे को बदल गया। उसकी पलकें अच्छी रूप से तेज़ी से झपकी, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जी मालिक, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, कभी कभी बहुत थक जाता हूँ तो वहाँ जाकर कुछ घंटे आराम कर लेता हूँ। शहर के शोर से दूर शांति मिल जाती है।
अद्वैत खामोशी से उसे देखता रहा। रामू ने उसकी खामोश नज़रें महसूस की तो जल्दी से बोला, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं आज के बाद वहाँ नहीं जाऊँगा। अद्वैत ने कुर्सी की पुष्ट से टेक हटाई और हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुँच सकी। मैंने तुम्हें मना नहीं किया रामू, सिर्फ पूछा है। आखिर वो फार्म हाउस मेरा है, ये जानने का अधिकार तो बनता है कि वहाँ कौन आ जा रहा है। रामू ने सूखते होंठों पर ज़ुबान फेरी। जी बिल्कुल मालिक। अद्वैत ने दोबारा फाइल खोली और उस पर हस्ताक्षर करते हुए बेपरवाही से कहा, जाओ और आरोही की तलाश तेज़ कर दो। अब मुझे इंतज़ार अच्छा नहीं लगता। वो पत्नी है मेरी, उसे मेरी ही सीमा में रहना होगा। जी मालिक। रामू ने फाइल उठाई, संक्षिप्त सा प्रणाम किया और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही अद्वैत की नज़रें उसी दिशा में जम गईं। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की के करीब आते हुए आहिस्ता से स्वयं से कहा, झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें हमेशा तुम्हारा साथ छोड़ देती है रामू। उसकी होंठों पर एक मान्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। फार्म हाउस, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी रंगत उड़ गई। उसने अपनी गाड़ी पर नज़र डाली, कोट उठाया और निश्चात्मक अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ गया। अब उसे आरोही से ज़्यादा दिलचस्पी रामू के रहस्य में थी, क्योंकि उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि कभी कभी व्यक्ति जवाब नहीं ढूंढता, जवाब खुद अपने व्यवहार से रहस्यों खोल देता है। और आज रामू ने भी अनजाने में एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसके पीछे शायद 7 महीनों से छिपी पूरी वास्तविकता उसका इंतज़ार कर रही थी। रात के ठीक 10 बज रहे थे जब रामू हाथ में दवाइयों का थैला लिए फार्म हाउस के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर असाधारण संजीदगी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर उठा रहा हो। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि चौकीदार उसे देखकर जल्दी से उसके करीब आ गया। रामू ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर दबे हुए गुस्से के लक्षण प्रकट हो गए। वह आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, एक बात बताओ, क्या ज़रूरत थी मालिक को ये बताने की कि मैं बार बार यहाँ आता हूँ? मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की, पैसे से, अपनी जान से, इसके बावजूद तुमने चुगली की। चौकीदार आश्चर्य से उसे देखने लगा। मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रामू ने नागवारी से उसकी बात काट दी। मेरे सामने मासूम बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर उन्हें कैसे पता चला? चौकीदार ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान गवाह है, मैं आपके साथ विश्वासघात क्यों करूँगा? रामू ने भवें और सुकेड़ ली। यानी तुमने अद्वैत जी को कुछ नहीं बताया? कसम से नहीं। चौकीदार की आवाज़ में घबराहट शामिल हो गई। मेरी तो उनसे मुलाकात तक नहीं हुई। रामू ने एक लम्हा इसे खामोशी से देखा, फिर पूछा, फ़ोन भी नहीं किया? चौकीदार बेइख्तियार तल्खी से हंस पड़ा। भैया, मेरे उन जैसे व्यक्ति से क्या लेना देना? मेरे पास उनका नंबर कहाँ से आएगा? वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो सिर्फ़ एक सेवक हूँ। रामू ने चेहरे पर सोच की परछाइयाँ उभर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि बात शायद इतनी सीधी भी नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। वो मज़ीद कुछ कहे बिना अंदर की तरफ बढ़ गया। लंबे लंबे बरामदे से गुज़रते हुए वो एक बंद कमरे के सामने रुका। आहिस्ता से दरवाज़े पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने कोई नहीं, वही अस्तित्व मौजूद थी जिसे अद्वैत 7 महीनों से किसी भूखे भेड़िए की तरह तलाश कर रहा था। आरोही अद्वैत ढीली सी चादर उसने अपने इर्द गिर्द इस एहतियात से लपेटी हुई थी कि जैसे खुद को दुनिया की हर नज़र से छुपाना चाहती हो। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज़्यादा संजीदगी थी, मगर आंखों में वही मासूमियत बाकी थी। उसका उभरता हुआ अस्तित्व साफ बता रहा था कि वो 6 महीने की गर्भवती है। रामू ने इसे देखा तो उसके चेहरे पर बेइख्तियार ममता और स्नेह उतर आया। उसने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और दवाइयों का थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये दवाइयाँ वक्त पर ले लिया करें। आरोही ने खामोशी से थैला थाम लिया। रामू धीरे से बोला, सेविका बता रही थी आप पिछले कुछ दिनों से खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा रही और दवाइयाँ भी छोड़ देती हैं। इस तरह सिर्फ आप नहीं, बच्चे की स्वास्थ्य भी प्रभावित होगी। आरोही ने नज़रें झुका ली। ऐसी बात नहीं है रामू भैया, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। वो काकी हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर वो तुरंत बुझ गई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। काकी तो सो गई होंगी। रामू ने तुरंत नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आज नहीं, मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता। आरोही ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। कुशल मंगल तो है?
रामू ने एक लम्हे को दरवाजे से बाहर नज़र डाली, फिर धीमी आवाज़ में बोला, शायद कुछ दिन में यहाँ आ ही न सकूं। चौकीदार ही आप तक दवाइयाँ पहुँचाया करेगा। आरोही की पेशानी पर शिकन पड़ गई। क्यों, क्या हुआ? रामू ने आह भरी। मालिक को शक होने लगा है कि मैं बार बार फार्म हाउस क्यों आता हूँ। आज कार्यालय में उन्होंने अचानक यही सवाल किया। मैंने बात तो संभाली मगर वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर बोला, मुझे डर है वो खुद वास्तविकता जानने की कोशिश ना करें। वो हर बारीकी पर नज़र रखते हैं और जब से आपको तलाश कर रहे हैं हर एक की आफत आई हुई है। आरोही के चेहरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा। उसने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रख लिया। अगर उन्हें पता चल गया तो? रामू ने तसल्ली देने की कोशिश की। घबराइए नहीं, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। बस आप एहतियात रखिए और किसी भी स्थिति में बाहर मत निकलिए। कुछ महीने और फिर हम कोई सुरक्षित रास्ता निकाल लेंगे। आरोही ने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं अब दोबारा उस व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज़ लरस गई। रामू ने जैसे ही उसे दिलासा देने के लिए होंठ खोले, अचानक किसी मजबूत हाथ ने आकर उसके कंधे पर पकड़ जमा ली। वो चौंक कर तुरंत पलटा। उसके चेहरे से खून उतर आया। सामने अद्वैत खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना आश्चर्य, सिर्फ बर्फ़ जैसी सर्द खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ दरवाजे में खड़ी आरोही ने जैसे इसे देखा, उसकी सांस सीने में अटक गई। उसकी उंगलियों से दवाइयों का थैला लगभग छूट गया। वो अपनी जगह साकित रह गई, जैसे समय अचानक रुक गया और उसी लम्हे वो रहस्य जो 7 महीनों से बंद दरवाज़ों के पीछे छुपा हुआ था, एक ही नज़र में बेनकाब हो चुका था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने नहायत धीमे मगर खौफनाक लहजे में कहा, तो ये खेल चल रहा है। मेरा ही सेवक, मेरा ही आदमी, और मेरे पीछे उसी स्त्री को छुपा रहा था। रामू ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। मालिक, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मामला वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अद्वैत की आंखों में गुस्से की चमक और गहरी हो गई। मैं क्या समझूं रामू? 7 महीने से मैं एक एक शहर छान रहा हूँ और तुम इसे मेरे ही फार्म हाउस में रखे हुए थे। रामू ने घबराकर आरोही की तरफ देखा, फिर दोबारा अद्वैत की तरफ मुखातिब हुआ। मालिक, मालिकन गर्भवती हैं। उनकी स्थिति। अद्वैत की नज़रें पहली बार पूरी तरह आरोही पर थीं। उसकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से होते हुए उसके नुमायाँ होते हुए पेट तक पहुँची। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे के सख्त तासुरात में हल्की सी तब्दीली आई। आंखों में जैसे आश्चर्य के साथ कोई नर्म एहसास भी उभरा, मगर वो स्थिति सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दोबारा रामू की तरफ मुड़ा। तुमसे बाद में हिसाब होगा, पहले इससे बात करनी है। रामू ने बेबसी से कहा। मालिक, भगवान के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। उनकी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने भी कहा है कि बस। अद्वैत की आवाज़ पूरे बरामदे में गूंज उठी। रामू, उसने उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। पत्नी है वो मेरी। हमारे बीच कोई तीसरा बोलने की कोशिश नहीं करेगा। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। रामू चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें आरोही पर थीं, जैसे वो इसे इस हालत में तन्हा छोड़ना नहीं चाहता था। मगर आखिरकार उसने बेबसी से सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। अब अद्वैत के कदम आरोही की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि आरोही आंशिक रूप से एक एक कदम पीछे हटती जा रही थी। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थीं और हाथ भी इख्तियार अपने पेट पर आ गए। अद्वैत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। तो महारानी, उसके लहजे में तल्ख तंज था, इतनी हिम्मत आ गई तुम में, मेरे ही क्षेत्र में रहकर मेरे ही खिलाफ विरोध करती रहना। शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। आरोही ने कांपते हुए सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं किसी को नहीं लड़ी। उसकी आवाज़ मुश्किल सुनाई दे रही थी। बस प्लीज़ मुझे हाथ में लगाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसने अपना हाथ पेट पर रखा। मैं गर्भवती हूँ। अद्वैत ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, वो तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। तुम मेरी नज़रों से छुप कर क्यों रही? किसी के कहने पर भागी थी। और उसकी आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। मेरे मुंह पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम में आई कहाँ से? आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी, उसने टूटी आवाज़ में कहा। मैं सिर्फ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती थी। मगर उसके शब्द पूरे होने से पहले ही अद्वैत गुस्से में दहाड़ा। जवाब दो।
उसकी बुलंद आवाज़ जैसे पूरे अस्तित्व पर बिजली बनकर गिरी। आरोही का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने एक लम्हे के लिए सामने खड़े अद्वैत को देखा, फिर उसकी पलकें बोझल होने लगीं। उसका शरीर लड़खड़ाया और अगले ही पल वो बेजान होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगी। मालिकिन! रामू, जो अभी चंद कदम ही दूर गया था, बेख्तियार पलटा और चीख उठा। वो बेहोश हो गई हैं। मैं कब से कह रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं। अद्वैत के चेहरे का रंग भी बदल गया। उसने एक नज़र रामू की तरफ देखा, फिर तुरंत झुककर आरोही को संभाल लिया ताकि वो ज़मीन पर ना गिरे। उसके माथे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने इसे एहतियात से अपनी बाहों में उठाया और तेज़ कदमों से कमरे के अंदर ले गया। बिस्तर तक पहुंचकर इसे आहिस्ता से लटकाया, फिर दरवाजे की तरफ देखे बिना बुलंद आवाज़ में आदेश दिया, रामू, तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। अभी रामू ने एक लम्हा भी गंवाए बिना दौड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि कमरे के अंदर पहली बार अद्वैत के चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा व्याकुलता नुमायाँ थी और उसकी नज़रें लगातार बेहोश पड़ी आरोही के चेहरे पर जमी हुई थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर आरोही का परीक्षण पूरे करके ड्रिप लगा चुकी थी। जाते जाते वो संजीदा लहजे में सिर्फ एक बात कह कर गई, रोगी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें तो इन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव मत दीजिए। ये समय बहुत एहतियात का है। दरवाज़ा बंद हुआ तो अद्वैत चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें बिस्तर पर बेहोश पड़ी आरोही पर थीं। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल आया। ड्राइंग रूम में आकर सोफ़े पर बैठ गया। दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और नज़रें फर्श पर। उसके चेहरे पर पहली बार वो अहंकार दिखाई नहीं दे रहा था जिसके साथ लोग इसे जानते थे। कुछ मिनट बाद रामू डॉक्टर को विदा करके वापस आया। उसने दूर से ही अद्वैत को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके बराबर आकर बैठ गया। दोनों के बीच कई लम्हों तक खामोशी छाई रही। आखिरकार अद्वैत ने खामोशी तोड़ी। एक बात समझाओ मुझे रामू। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, थकन थी। इतना बड़ा सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया? रामू ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उस दिन मैंने एक सेवक की तरह नहीं, एक मनुष्य की तरह फ़ैसला किया था। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। रामू आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। विवाह के दिन मालकिन रोती हुई आपके कमरे से बाहर आई थी। मैंने उन्हें रोका था। मैंने पूछा था क्या हुआ। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि आपने उनसे कहा है कि विवाह सिर्फ उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया था। वो उस वक्त ऐसी स्थिति में थी कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उन्हें पहले कमरे में जाकर बैठने को कहा। रामू चंद लम्हे रुका, फिर धीमी आवाज़ में बोला, आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब बताया। आपके शब्द, उनका डर, उनका टूटा हुआ विश्वास। मालिक, वो लड़की बहुत मासूम थी। मुझे अपनी स्वर्गीय छोटी बहन याद आ गई। अगर वो ज़िंदा होती तो शायद इसी उम्र की होती। मैं उस बच्ची को इस हालत में अकेले छोड़ ही नहीं सकता था। अद्वैत खामोशी से सुनता रहा। रामू ने नज़रें झुका लीं। उन्होंने कहा था कि अगर वो घर वापस गईं तो ना घर वाले उन पर विश्वास करेंगे, ना समाज उन्हें जीने देगा। वो बेहद बेभीत थी, इसलिए मैंने उन्हें फार्म हाउस के इसी हिस्से में छिपा दिया जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। फिर 15 दिन बाद पता चला कि वो गर्भवती हैं। इसके बाद तो उन्हें कहीं भी भेजना मेरे लिए असंभव हो गया। आप पहले ही बहुत ज़्यादा क्रोध में थे। बिना वजह मैं आपको बता देता और आप उनको नुकसान पहुंचाते तो उसके साथ साथ उस मासूम फूल को भी नुकसान पहुंचता, और फिर मैं ख़ुद को कभी माफ़ भी नहीं कर पाता। आप मेरे मालिक हैं, मेरे मित्र भी, मगर वो आपकी अमानत थी। मुझे दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देना था। मुझे सिर्फ एक बेबस जान को बचाना था। ड्राइंग रूम में दोबारा खामोशी छा गई। अद्वैत ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, फिर सर सोफ़े के पुष्ट से टिका लिया। वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की है। रामू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अद्वैत की आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैं मानता हूँ मैंने उस दिन बहुत जहर से भारी बातें की। मैं उसे डराना चाहता था, उसकी ज़िद तोड़ना चाहता था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि वो उन शब्दों को सच मान लेगी। मेरी लापरवाही ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया जहां उसे कभी नहीं होना चाहिए था। उसने एक गहरा सांस लिया। रामू, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आईं, मगर मैंने कभी किसी से विवाह नहीं किया। अगर मेरे लिए विवाह सिर्फ एक खेल होता तो मैं ये रस्म किसी से साथ भी अदा कर सकता था।
मैंने आरोही से विवाह इसलिए किया क्योंकि मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, ना कि चंद दिनों की कहानी। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था, ना उसकी इज्जत ख़राब करने वाला था। वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बस उसे सता रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वाक्य उसे इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे। रामू ने पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा देखा। अब अगर क्या करेंगे आप? उसने आहिस्ता से पूछा। अद्वैत ने बिना सोचे जवाब दिया, कुछ नहीं, पहले उससे माफ़ी मांगूंगा। उसकी आवाज़ में संकल्प था। वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसे मुझ पर दोबारा विश्वास दिलाने के लिए मुझे महीना या साल लग जाएं, तो भी मैं इंतज़ार करूँगा। उसने मुझसे ज़्यादा मेरी गलतियों की सज़ा भुगती है, अब उसे मज़ीद कोई सज़ा नहीं मिलेगी। रामू की आंखें बेइख्तियार भीग गईं। उसने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। यही वो बात थी जिसकी उसे 7 महीनों से आशा थी। शायद आज पहली बार इस फार्म हाउस की हवा में भय से ज़्यादा पछतावा मौजूद था, और कभी कभी यही पछतावा टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने का पहला कदम बन जाता है। रात कतरा कतरा गिर के पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ रोशन हुआ था। सुबह की पहली नर्म रोशनी खिड़की से अंदर उतरी तो आरोही की पलकें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। चंद लम्हे वो यूं ही खामोशी से लेटी रही। शरीर में कमज़ोरी अब भी बाकी थी और दिमाग पर जैसे धुंध सी छाई हुई थी। फिर अचानक रात के सारे घटनाक्रम एक एक करके याद आने लगे। उसने बेइख्तियार दाईं तरफ देखा तो उसकी सांस लम्हा भर को रुक गई। कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर अद्वैत खामोश बैठा था। दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टिकी हुई थी और नज़रें लगातार उस पर जमी थीं। आरोही घबराकर एकदम उठने लगी, मगर कमज़ोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। अद्वैत तुरंत कुर्सी से उठा और चंद कदम में उसके पास पहुंचा। उसने उसे गिरने से पहले सहारा देकर दोबारा टेक से बिठाया और नागवारी से बोला, पागल हो गई हो क्या? इस स्थिति में भी कोई ऐसे झटके से उठता है? ज़रा ख्याल नहीं अपना। आरोही उसके करीब होने से परेशान हो गई। उसने तुरंत अपना बाजू उसकी पकड़ से आहिस्ता से छुड़ा लिया और नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। अद्वैत ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर तुलनात्मक रूप से नर्म लहजे में पूछा, कुछ खाओगी? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? आरोही ने बेहद सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अद्वैत ने हल्की सी भवें उठाई। अच्छा, मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना? थप्पड़ तो तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हें नहीं। नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। 7 महीने तुम गायब रही, ढूंढता मैं फिरता रहा। हिसाब तो मुझे मांगना चाहिए। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी भी थी और शिकायत भी। आप नाराज़गी जताएंगे? वास्तव में आपको याद भी है उस दिन आपने मुझसे क्या क्या कहा था? एक एक शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजता है। अद्वैत चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ सब याद है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत बातें की। मैं तुम्हें छेड़ रहा था, तुम्हारा प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे शब्दों को सत्य समझोगी। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सिर्फ मजाक ही था तो फिर मुझे इस हाल में क्यों पहुंचाया? जब मैं बार बार कह रही थी कि सिर्फ विवाह हुआ है, मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दें, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आपको मेरे भय की कोई परवाह नहीं थी। आपने जानबूझकर मेरे साथ संबंध बनाए। अद्वैत ने गहरी सांस ली। मैं भावनाओं में बह गया था आरोही। इस गलती पर मुझे वास्तव में शर्मिंदगी है, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो ठीक नहीं था। एक शब्द कहे बिना गायब हो जाना। आरोही ने आहिस्ता से सर हिलाया। मेरे पास और रास्ता ही क्या था? मैं भयभीत थी। मुझे लगा मेरी पूरी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। उसने आंसू साफ किए। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं आपको माफ़ करूँगी। अद्वैत ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। माफ़ तो एक दिन करना पड़ेगा, जब कसूर मेरा है ही नहीं, और मैं मान भी रहा हूँ तो इतनी सख्त सज़ा कब तक दोगी? आरोही ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने इन 7 महीनों में बहुत रोना रोया है। आपके एक एक शब्द ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, इसलिए अभी नहीं, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। अद्वैत ने बेबसी से मुस्कुराया और सर हिलाया। अच्छा ठीक है, अभी मत करो बात, मत करो माफ़। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन इतना गुस्सा अपने दिल में रखोगी तो नुकसान तुम्हें ही होगा। वह आहिस्ता से पीछे हटा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, जाओ आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते का प्रबंध करवाता हूँ।
फिर चाहे मुझसे बात ना करना, लेकिन नाश्ता ज़रूर करना। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही आरोही के धैर्य का बंधन टूट गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। दिल के एक हिस्सा दौड़कर उसके पीछे जाना चाहता था। उसके सामने बैठकर 7 महीनों का हर दर्द बयान करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसकी पहली प्रेम वही थी और उसी की याद में वो हर रात रोती रही थी। मगर दिल का दूसरा हिस्सा अभी ज़ख्मी था। विश्वास एक बार टूट जाए तो प्रेम बाकी रहने के बावजूद मनुष्य की ज़ुबान खामोश और कदम ठहर जाते हैं। और आज आरोही इसी खामोश युद्ध में घुरी बैठी थी। समय और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीने में बदल गए थे। 2 महीने गुजर चुके थे और इन 2 महीनों ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। अद्वैत ने अपनी हर गलती का प्रायश्चित कार्य से करने की कोशिश की थी। आरोही की दवाई से लेकर उसकी छोटी बड़ी आवश्यकता तक वो हर वक्त उसके साथ रहा। उसने सिर्फ आरोही का विश्वास वापस जीतने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके माता पिता के सामने भी सर झुकाकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया था। आसान नहीं था, मगर आखिरकार दिल पिघल गए। आज वही सब लोग एक साथ चिकित्सालय को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, मगर सबसे ज़्यादा बेचैन अद्वैत था। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी बेख्तियार प्रार्थना के लिए हाथ उठा लेता। रामू खामोशी से उसके करीब खड़ा था, जबकि सुनीता जी जाप करते हुए लगातार अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी। लगभग 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। अद्वैत लगभग दौड़ता हुआ उनके सामने पहुंचा। डॉक्टर, आरोही कैसी है? डॉक्टर के चेहरे पर संतोष था। बधाई हो, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल कुशल हैं। बच्चे को नर्सरी में प्राथमिक प्रकाशन के लिए लिया जा रहा है, फिर आपको दे दिया जाएगा। आपकी पत्नी को भी चंद ही देर में वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सब उनसे मिल सकेंगे। डॉक्टर की बात ख़त्म हुई तो अद्वैत ने बेख्तियार दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। उसकी बंद आंखों से आंसू निकल गए। अगले ही पल वो मुड़ा और रामू को मजबूती से गले लगा लिया। रामू भी अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाया। उसकी आंखें भी भर आईं। शुभकामनाएं मालिक, उसके होंठों से बेख्तियार निकला। सुनीता जी ने शुक्राने की प्रार्थना की। रमेश जी की नम आंखों में शांति उतर आई, जबकि बड़ी माँ ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठा दिए। कुछ देर बाद एक नर्स मुस्कुराती हुई आई। आप लोग आ सकते हैं, माँ और बच्चा दोनों वार्ड में स्थानांतरित हो चुके हैं। ये सुनते ही अद्वैत सबसे पहले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। आरोही बिस्तर से टेक लगाए बैठी थी। चेहरा कमज़ोरी के बावजूद शांति से रोशन था और उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा प्रशांत सो रहा था। चंद लम्हों तक अद्वैत सिर्फ उन्हें देखता रहा, फिर जैसे उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। आरोही ने सर उठाकर इसे देखा। दोनों की नज़रें मिली तो 7 महीनों का दर्द, 2 महीनों के प्रायश्चित और आज की खुशी सब एक लम्हे में सिमट आए थे। अद्वैत उसके करीब पहुंचा और झुककर आहिस्ता से इसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। मुझे माफ़ कर दो आरोही, मैंने अपने अहंकार में आकर वो शब्द कहे जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था। मैं आज अपना सर झुकाता हूँ। तुमने जो तकलीफ़ सही उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं था। अगर समय वापस आ सकता तो मैं अपनी हर गलती बदल देता। आरोही ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी ज़रूर थी, मगर उस नमी में अब शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आकर ठहर गई। वो मुस्कुराहट किसी शब्द से ज़्यादा कीमती थी। अद्वैत ने आहिस्ता से बच्चे को उसकी गोद से उठाया। नन्हे से अस्तित्व को अपनी बाहों में लेते हुए उसकी पलकें भीग गईं। उसने झुककर पुत्र के माथे को चूमा, फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया। वो दोबारा आरोही की तरफ मुड़ा। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मेरी किसी गलती की सज़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती अनुग्रह हो। आरोही ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इस एक स्पर्श ने जैसे तमाम दूरियां समाप्त कर दी। अद्वैत ने एक हाथ में अपने पुत्र को संभाला और दूसरे हाथ से आरोही को अपने करीब कर लिया। कमरे में दाखिल होते सब ये मंजर देखकर भावुक हो गए थे। सुनीता जी ने बेटी को देखकर चैन की सांस ली और बड़ी माँ ने अपनी पोती पोती पर स्नेह भरी नज़र डाली।
इस पर अद्वैत ने दिल ही दिल में एक बात हमेशा के लिए याद कर ली थी कि प्रेम सिर्फ प्राप्त करने का नाम नहीं बल्कि आदर, विश्वास और जिम्मेदारी निभाने का नाम है। जो रिश्ता सत्य, इज्जत और क्षमा से संभलता जाए वही ज़िंदगी भर कायम रहता है, और जो अहंकार के हवाले कर दिया जाए वो प्रेम होते हुए भी टूट जाता है।